अलवर से अनीता और मिसेस भाटिया जयपुर कोर्ट पहुंची। ठीक 11 बजे वे वकील के इंतजार में बैठी थी। दूसरी तरफ रस्तोगी सर अहमद के साथ पहले ही कोर्ट आ चुके थे। उन्होंने देव को वहां आने से मना किया था, इसलिए देव सीधे अपने बड़े मम्मी पापा के पास चला गया। भाटिया का वकील आया और अनीता मिसेस भाटिया से बात करने के बाद जज के कैबिन में गया। वहां जज ने उसे बताया कि भाटिया और शेंकी की जमानत खारिज हो चुकी है। ये सुनकर वकील के होश उड़ गए। उसने बाहर आकर जब ये खबर दी तो अनीता गुस्से से तिलमिला उठी। मिसेस भाटिया ने भड़कते हुए पूछा, तुमने तो कहा था आज जमानत हो जाएगी, फिर ये चुप कैसे हुई? वकील ने पसीना पोंछते हुए कहा, मैडम कल रात तक सब सही था, पता नहीं अचानक पासा कैसे पलट गया। आप लोग अभी यहाँ से निकलिए, मैं शाम तक पूरी रिपोर्ट देता हूँ। अनीता गुस्से में मिसेस भाटिया के साथ बाहर आई। आदि ने मुस्कुराकर देव को फोन कर कोर्ट की सारी जानकारी दी। देव ने सतर्क करते हुए कहा, आदि तुम इनके पीछे ही रहो और पल पल की खबर दो। बौखलाहट में ये कोई नया प्लान बना सकती है। इसके बाद देव ने शीतल को फोन करके सब बताया। शीतल घबरा गई। जीजू मुझे डर लग रहा है, कहीं वो पापा को नुकसान न पहुंचा दे। देव ने ढांढस बंधाया, तुम केयरफुल रहना, कोई भी कॉल आए तो मुझे बताना। मुझे लगता है अब राज को सब बताना पड़ेगा। शीतल ने राहत की सांस ली। जीजू मैं तो कब से यही कह रही हूँ, प्लीज उन्हें बता दीजिए। देव ने मुस्कुराकर कहा, डोंट वरी, मैं संभाल लूंगा, तुम अपने सड़ों के साथ खुश रहो। शीतल ने शर्माते हुए कहा, जीजू वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कल रात भी उनका फोन आया था, पहले खुद कट किया और जब मैंने बैक किया तो डांटने लगे। देव ने शरारत से हंसकर कहा, शीतू वो तुम्हें देखना और तुम्हारी आवाज सुनना चाहता था, वो तुम्हारे प्यार में रंगने लगा है। कल कमरे में कुछ हुआ था क्या? उसकी आंखों में एक अलग बेचैनी थी। शीतल ने लाज से सिमटते हुए कहा, जीजू मैं फोन रखती हूँ, मेरी क्लास का टाइम हो रहा है। शीतल ने जैसे ही फोन रखा और पीछे पलटी, वो करण से टकरा गई। करण ने मुस्कुराकर कहा, क्या बात है, राज से बात करके चेहरे का निखार बढ़ गया। शीतल ने शांत स्वर में कहा, जीजू का फोन था, सॉरी मैंने आपको देखा नहीं। वो अपना बैग उठाकर स्टाफ रूम से बाहर निकल गई। करण उसे जाते हुए देखता रहा। पूरा दिन बीत गया। वर्षा आज शौर्य के पास आई थी, क्योंकि 2 दिन बाद शौर्य का पीजी का एग्जाम था। शाम को वर्षा सेजल और सुमन जी के साथ मार्केट चली गई। शीतल ने सुमन जी को राज की कही हुई फाइनेंशियल हेल्प वाली बात बता दी थी। इधर देव भी रस्तोगी सर के साथ अजमेर के लिए निकल गया था। शाम को राज ने शीतल को फोन करके रेडी होने के लिए कह दिया। शीतल ने ग्रे कलर के कुर्ते पैंट के साथ रेड बांधनी दुपट्टा कैरी किया था। बालों की लंबी चोटी, आंखों में गहरा काजल और न्यूड लिपस्टिक लगाए वो हॉल में राज का इंतजार कर रही थी। शेखर जी टीवी देख रहे थे और शौर्य पढ़ रहा था। तभी राज की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। शीतल ने कहा, पापा मैं निकलती हूँ। शेखर जी ने कहा, बेटा राज को अंदर तो आने दो। शीतल ने बताया, पापा मम्मा और भाई भाभी के साथ सीधे ज्वेलरी के यहाँ पहुंच रहे हैं। शेखर जी उसे बाहर तक छोड़ने आए। राज शेखर जी की ओर देखकर गाड़ी से उतरा और उनके पास आकर बोला, पापा मैं इसे शॉपिंग के बाद ड्रॉप कर दूंगा, हम डिनर बाहर ही करेंगे। शीतल ने हैरानी से राज को देखा। राज ने उसकी तरफ एक सरसरी नजर डाली और कहा, चले लेट हो जाएगा। शीतल ने हाँ में सिर हिलाया और गाड़ी की तरफ बढ़ गई। राज ने गाड़ी स्टार्ट की और रवाना हो गया। उसकी एक टक निगाहें शीतल पर टिकी थी। शीतल ने अपनी तरफ उसकी नजरें महसूस कर अटकते हुए पूछा, अब सर दर्द ठीक है आपका? राज ने उसका हाथ पकड़कर गियर पर रखा। ठीक हो, आज फिर तुम्हारे चेहरे पर परेशानी दिख रही है, क्या बात है? शीतल ने नजरें चुराते हुए कहा, मैं ठीक हूँ। राज ने गंभीर लहजे में कहा, बता दो, हो सकता है मैं कोई सोल्यूशन निकाल लूं। शीतल ने फिर वही दोहराया, कहा ना आपसे कोई बात नहीं है। राज ने गुस्से में उसका हाथ झटके से छोड़ दिया। म्यूजिक सिस्टम ऑन कर गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। शीतल ने तुरंत राज की बाह को अपनी दोनों हाथों से थामा और उसके कंधे पर सिर टिकाकर बोली, नाराज मत होइए, टाइम आने पर मैं आपको सब बता दूंगी। राज सख्त हुआ, और ये वक्त कब आएगा? जरूर कोई सीरियस प्रॉब्लम है, तुम्हारे फेस से पता चल रहा है। शीतल ने हल्की स्माइल के साथ कहा, शादी के बाद सब बता दूंगी, पर अभी कुछ मत पूछिए। राज ने कहा, ठीक है, अब मैं तुमसे शादी के बाद ही बात करूंगा, सीधी होकर बैठो। दोनों के बीच खामोशी छा गई। ज्वेलर्स की शॉप पर सरला जी और नीलिमा उनका ही इंतजार कर रही थी। राज चुपचाप भरत के पास जाकर बैठ गया और मोबाइल ऑन कर लिया। सरला जी ने शीतल की पसंद से कुंदन सेट, रानी हार, मांग टीका और कंगन फाइनल किया। जब शीतल बड़ी नथ देखकर झिझकने लगी तो नीलिमा ने राज से कहा, भैया नथ पसंद करने में हेल्प करिए ना। राज ने शीतल को देखा और मुस्कुराकर बोला, भाभी इस बार इसे अपनी पसंद का लेने दीजिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। शीतल ने शर्माकर एक रथ फाइनल की। सरला जी ने वर्षा के लिए भी एक रोज गोल्ड सेट खरीदा। इसके बाद सब कनक डाइनिंग हॉल पहुंचे। डिनर के दौरान राज की खामोशी से शीतल उदास थी। राज ने अचानक भरत से कहा, भाई आप इसे ड्रॉप कर देना, मुझे जरूरी काम से निकलना है, 11 बजे तक आ जाऊंगा। वो शीतल पर एक नजर डालकर बाहर निकल गया। शीतल की आंखें भर आई। भरत ने हल्की नाराजगी में कहा, पता नहीं इसके दिमाग में क्या चलता है, चलो शीतल तुम्हें छोड़ दूं। घर आकर शीतल रूम में लेटी रो रही थी। वो मजबूर थी क्योंकि शेखर जी, भरत और देव ने उसे राज को कुछ भी बताने से मना किया था कि कहीं राज गुस्से में कोई गलत कदम ना उठा ले। हिम्मत कर उसने राज का नंबर डायल किया। राज ने 2 बार कॉल कट की। तीसरी बार रोते हुए फोन करने पर राज ने गुस्से में उठाया, समझ नहीं आता तुम्हें, इतनी रात को डिस्टर्ब मत करो। शीतल सिसक पड़ी, प्लीज नाराज मत होइए ना। उसकी सिसकी सुन राज बेचैन हो उठा। क्यों रो रही हो? चुप हो जाओ, वॉशरूम जाओ और मुंह धोकर पानी पियो, मैं वीडियो कॉल करता हूँ। शीतल के मुंह धोकर बैठते ही राज का वीडियो कॉल आया। शीतल की लाल आंखें देख वो गुस्से में बोला, मुझे घर पहुंचे 2 घंटे हुए हैं और तुमने रोकर आंखें लाल कर ली। जब नाराज नहीं देख सकती तो परेशानी क्यों नहीं बताती? शीतल ने नम स्वर में कहा,
शादी के बाद पक्का बता दूंगी, प्लीज समझने की कोशिश करिए। राज शांत हुआ। ठीक है, अब कुछ नहीं पूछूंगा, पर ध्यान रखना आगे से आंखों में आंसू आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब चुपचाप सो जाओ, गुड नाइट। शीतल मुस्कुराई और फोन कटने के बाद राहत की सांस लेकर सो गई। 2 दिन बाद शौर्य का पीजी का एग्जाम था। सुबह वर्षा उसके रूम में कॉफी लेकर गई और गले लगकर बोली, गुड मॉर्निंग एंड बेस्ट ऑफ लक। कान्हा करें आपको अजमेर का ही मेडिकल कॉलेज मिले। उसने शौर्य के गाल चूमे। शौर्य ने उसकी कमर में हाथ डालकर कहा, अभी तो पेपर भी नहीं दिया और तुमने। वर्षा ने उसके होठों पर उंगली रखी। मुझे पूरा विश्वास है, शादी के बाद मुझे आपके साथ ही रहना है। शौर्य ने उसे बाहों में कस लिया और उसका माथा चूमा। इसके बाद शौर्य ने बड़ों का आशीर्वाद लिया और एग्जाम देने निकल गया। शौर्य का पेपर बहुत अच्छा हुआ। शाम को वो वर्षा के साथ अजमेर की फाय सागर लेक पर हाथों में हाथ डाल अपनी आने वाली जिंदगी के सपने बुन रहा था। इसी तरह पूरा हफ्ता बीत गया। अंजू के पेपर्स भी खत्म हो गए थे और वो अजमेर आ चुकी थी। निशु और अंजू ने देव और राज को शादी की मेहंदी हल्दी की थीम्स बताई। उधर विनोद और निशु ने राज और शौर्य के लिए एक सरप्राइज बैचलर पार्टी प्लान की और इस बारे में देव से बात करने लगे। देव ने दोनों से शादी के एक दिन पहले लेडी संगीत की रात को ही रिजॉर्ट में बैचलर पार्टी अरेंज करने को कहा। दोनों परिवारों की शॉपिंग पूरी हो चुकी थी और तैयारियां धूमधाम से चल रही थी। जहां वर्षा और शौर्य शादी को लेकर बेहद एक्साइटेड थे, वहीं शीतल के मन में एक अनजाना सा डर था, क्योंकि अनिकेत जी ने राज को भाटिया वाले मामले से दूर रखने के लिए कुछ भी बताने से सख्त मना किया था। जनवरी का आखिरी दिन था। शीतल की स्कूल से जल्दी छुट्टी हो गई थी। इन दिनों राज की शीतल से सिर्फ फोन पर ही बात होती थी, क्योंकि बाकी शॉपिंग लेडीज ने मिलकर की थी। अनिकेत जी ने जयपुर अजमेर हाईवे पर शहर का सबसे खूबसूरत रिजॉर्ट बुक किया था। नीलिमा के मम्मी पापा भी कल आ रहे थे और रागिनी पहले ही आ चुकी थी। 2 फरवरी को सभी रिजॉर्ट के लिए निकलने वाले थे, क्योंकि 6 फरवरी को शादी थी। उधर अलवर में वकील से सारी सच्चाई जानकर अनीता गुस्से से आग बबूला हो उठी। उसने दीवार पर हाथ मारते हुए कहा, राज, ये तुम्हारे बाप ने सही नहीं किया। अब इस अग्रवाल परिवार और इस अखड़ू लड़की को इसका खामियाजा भुगतना होगा। देव मित्तल, बचा सकते हो तो बचा लो अपने दोस्त का परिवार। ये शादी नहीं होगी। अग्रवाल हाउस में शहनाई नहीं, मातम गूंजेगा। लैपटॉप पर अनीता की बातें सुन रहे आदि ने तुरंत देव को फोन कर अलर्ट किया। देव ने घबराकर तुरंत रस्तोगी सर से बात की और कल से ही राज की 12 दिन की लीव सैंक्शन करवा ली, ताकि वो सुरक्षित रहे। फरवरी की वह सुबह बेहद खूबसूरत और प्यार के खुमार से भरी थी। सुबह के 7 बजे भी बाहर हल्की सुहानी ठंड और छिटपुट अंधेरा था। माहेश्वरी भवन में सुमन जी, शेखर जी और शौर्य के साथ हॉल में बैठकर चाय पी रही थी और शादी के फंक्शंस पर चर्चा कर रही थी। तभी शेखर जी का फोन बजा। स्क्रीन पर अनिकेत जी का नाम देखकर सब हैरान हुए कि इतनी सुबह किसका फोन है। फोन एक बार कटकर दोबारा बजा तो शेखर जी ने तुरंत उठाया। नमस्ते भाई साहब, सब ठीक तो है? अनिकेत जी ने मुस्कुराकर कहा, जी शेखर जी, सब ठीक है। दरअसल सरला को सुमन जी से कुछ जरूरी बात करनी है। सुमन जी ने फोन लिया। नमस्ते बहन जी, कहिए। सरला जी ने बताया, नमस्ते सुमन जी, कल रात राज के पापा की गुरुजी से बात हुई थी। उन्होंने आज ही गौरी गणेश पूजन का शुभ मुहूर्त बताया है। रात ज्यादा होने के कारण हम आपको इन्फॉर्म नहीं कर पाए। गुरुजी सुबह 10 बजे तक रिजॉर्ट पहुंच जाएंगे और 12 बजे से पहले हमें ये रस्म करनी होगी। राज के पापा ने रिजॉर्ट में सारी अरेंजमेंट्स करवा दी है। आप बस सह परिवार 11 बजे तक वहाँ पहुंच जाइए। सुमन जी चिंतित हुई। बहन जी, आज इतनी जल्दी सब कैसे होगा और हम वहाँ कैसे रहेंगे? सरला जी ने शांत कराया, परेशान मत होइए। पूजा के बाद चारों बच्चों को रिजॉर्ट में ही रुकना होगा। वे अकेले नहीं रहेंगे। देव, सेजल, भरत, नीलिमा और अर्जुन जी भी आज से वहीं रुकेंगे। बस आप शीतल और वर्षा की पैकिंग साथ ले आइएगा, क्योंकि वो शादी तक वहीं रहेंगी। और हाँ, शीतल की सगाई वाली चुन्नी याद से रखिएगा, उसी से फेरे और गृह प्रवेश होगा। सरला जी ने आगे कहा, शीतल को पूजा तक कुछ खाना नहीं है और उससे कहिएगा कि शादी होने तक बालों की चोटी न गूंथे। हमारे यहाँ रिवाज है कि शादी वाले दिन ननंद आकर बाल गूंथ कर शगुन करती है। दोनों बच्चियां आज लाल रंग की साड़ी पहनेंगी। शीतल की साड़ी और ज्वेलरी हम थोड़ी देर में भिजवा रहे हैं। अब आप तैयारी कीजिए। फोन कटने पर सुमन जी को परेशान देखकर शेखर जी और शौर्य ने उन्हें ढांढस बंधाया। शौर्य ने कहा, मम्मा, कल के बजाय आज चले जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? रिजॉर्ट पास ही है, हमारा सारा सामान पैक है, 4 घंटे में सब आराम से हो जाएगा। सुमन जी भावुक हो गई। शौर्य, मैं तो सोच रही थी कि आज छुट्टी के दिन शीतल के साथ सुकून से बैठूंगी, पर उसके कान्हा तो उसे बहुत जल्दी उसके राज के पास भेजना चाहते हैं। शौर्य ने मम्मा को गले लगा लिया। तभी शौर्य के फोन पर देव का कॉल आया। देव ने कहा, गुड मॉर्निंग शौर्य, आंटी से बात हो गई ना? मैं निशु को गाड़ी लेकर भेज रहा हूँ। तुम सब सामान लेकर रिजॉर्ट पहुंचो, मुझे जरूरी काम से राज के घर जाना है। फिर देव ने सुमन जी से बात की। मम्मा, बिल्कुल टेंशन मत लेना, आपका बड़ा बेटा हर पल आपके साथ है। शीतल के मामा मामी को रिसीव करने मैं किसी को भेज दूंगा, वो सीधे रिजॉर्ट आ जाएंगे। सुमन जी निश्चिंत हो गई। उन्होंने शेखर जी और शौर्य को वर्षा के घर तैयारी के लिए भेज दिया। सुमन जी फटाफट किचन में जाकर नाश्ते की तैयारी करने लगी। तभी शीतल सोकर उठी और नीचे आकर सुमन जी के गले लग गई। गुड मॉर्निंग मम्मा, इतनी सुबह किचन में क्या कर रही हो? सुमन जी ने उसके गाल छुए। नाश्ते की तैयारी बच्चे, अभी तेरी सासू माँ का फोन आया था। तुझे और राज को आज ही गौरी गणेश पूजन करना है, इसलिए आज से ही हमें रिजॉर्ट शिफ्ट होना पड़ेगा। शीतल उदास हो गई। मम्मा, आज ही? सुमन जी ने चुटकी ली। वैसे भी तुझे अपने राज के पास जाने की बहुत जल्दी है ना? शीतल ने रूठते हुए कहा। मम्मा, ये परंपराएं हमारी बनाई हुई नहीं है। मेरा बस चले तो मैं आपको छोड़कर कभी कहीं ना जाऊं। सुमन जी मुस्कुराई। मजाक कर रही हो बेटा, तुम जाओ, सर धोकर नहा लो। और हाँ, सरला जी ने शादी तक चोटी गूंथने से मना किया है, इसलिए बाल खुले रखना। पूजा के कपड़े तुम्हारे ससुराल से आ रहे हैं। शीतल ने पूछा, भाई कहाँ है?
सुमन जी ने बताया, वो वर्षा के घर गया है। तुम जल्दी से अपना सारा लगेज एक जगह करो और नीचे आओ। तुम्हें तो पता है ना, तुम्हारे ससुराल वाले पूजा पाठ में टाइम के कितने पक्के हैं। शीतल ने कहा, मम्मा मैं अभी रेडी होती हूँ। इतना कहकर वो अपने कमरे में आ गई। इधर देव ने अग्रवाल हाउस पहुंचकर अनिकेत और भरत को आदि से हुई सारी बातचीत के बारे में बताया। अनिकेत जी ने कहा, देव, राज आज ही रिजॉर्ट जाएगा और शादी तक कहीं नहीं हिलेगा, लेकिन फिर भी तुम अपनी सुरक्षा पूरी रखना। देव ने बताया कि थोड़ी देर में आदि और भावेश भी जयपुर पहुंच रहे हैं। तभी भरत ने एक माइक्रोचिप निकालकर देव को सौंप दी। देव उसे जेब में रखकर राज के कमरे में चला गया। राज उसे सुबह सुबह देखकर हैरान हुआ। तू इतनी सुबह यहाँ क्या कर रहा है? देव ने बेड पर बैठकर एक लेटर उसकी तरफ बढ़ाया। पहले ये देख। राज ने देखा तो वो उसकी 12 दिन की लीव सैंक्शन का ऑर्डर था, जो आज से ही लागू था। राज ने अचरज से पूछा, देव, मैंने तो कल से कहा था, ये आज से ही? देव मुस्कुराया। वो इसलिए दुल्हे राजा क्योंकि शादी के फंक्शन आज से ही शुरू है। गौरी गणेश पूजन दोपहर 12 बजे से पहले रिजॉर्ट में होना है। जल्दी रेडी हो जा। देव ने शरारत की, भगवान तुझ पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। शादी से पहले ही शीतल के साथ इतने नाइट्स एक ही रिजॉर्ट में। राज ने घूर कर कहा, तो तुझे क्यों जलन हो रही है? अपनी अपनी किस्मत है। देव ने फिर छेड़ा, आज की रात भी तुम दोनों साथ रहोगे, हाउ रोमांटिक। राज ने उसे खड़ा किया। दिन में सपने देखना बंद कर और नीचे जाकर भाभी से बोल नाश्ता लगाने को, भूख लग रही है मुझे। देव हंसा, दूल्हे राजा, पूजा के बाद ही कुछ खाने को मिलेगा, समझे? चल जल्दी आ। राज ने कहा, देव, भाभी के मम्मी पापा आ रहे हैं, मैं उन्हें रिसीव करने स्टेशन जाऊंगा। तू निकल, मैं सीधा रिजॉर्ट मिलूंगा। देव ने बताया, भाई चले गए उन्हें लेने, तू अपनी पैकिंग देख। फिर उसने पूछा कि रूम डेकोरेशन कैसा चाहिए। राज हंस पड़ा, तू टेंशन मत ले, वो मेरा काम है। तुझे दोबारा शादी रिपीट करनी हो तो बोल, तेरे लिए भी डेकोरेशन करवा दूं। देव चहका, नेकी और पूछ पूछ करवा दे यार, मजा आ जाएगा। राज ने उसका मुंह दबाया, चुप कर बेशरम, पता नहीं सेजल भाभी कैसे झेलती है तुझे। देव जाते जाते बोला, जैसे शीतल तुझे झेलेगी। राज ने वॉशरूम जाते हुए चुटकी ली, तेरी साली का असर होने लगा है मुझ पर। देव मुस्कुराकर उसका बैग ले गया। नीचे आने पर सरला जी ने राज से कहा, बेटा ये शीतल का पूजा का सामान है, तू ले जाएगा या देव के साथ भिजवा दूं? राज ने कहा, मम्मा देव के साथ भिजवा दो, मैं आप लोगों के साथ सीधा रिजॉर्ट निकलूंगा। सरला जी ने वो सामान देव को सौंप दिया। देव सबको 10 बजे रिजॉर्ट में मिलने का कहकर माहेश्वरी भवन की तरफ निकल गया। देव ने शीतल की पूजा का सारा सामान माहेश्वरी भवन भेज दिया था और शौर्य व नीशू ने रिजॉर्ट पहुंचकर तैयारियां पूरी कर ली थी। देव ने पूरे रिजॉर्ट को अपनी सुरक्षा घेरे में ले लिया था। हर एंट्रेंस पर सीसीटीवी कैमरों की निगरानी थी और सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मी तैनात थे। एक कमरे में देव ने अपना कंट्रोल रूम बनाया था, जहां आदि और भावेश 24 घंटे हर गतिविधि पर नजर रख रहे थे। बाहर से किसी के लिए भी बिना अनुमति अंदर आना नामुमकिन था। गार्डन एरिया में गौरी गणेश पूजन के लिए बेहद खूबसूरत सजावट की गई थी। पिच रंग के पर्दों और फूलों के बीच एक भव्य पंडाल तैयार था। 12 बजे से पहले पूजन होना था, इसलिए 10 बजे तक अग्रवाल परिवार पहुंच चुका था। विनोद, रोशनी, रूही, विजयकांत और डॉक्टर अक्षत अपनी बेटी अंकिता के साथ भी वहां मौजूद थे। शीतल ने ससुराल से भेजी गई लाल बनारसी सिल्क की साड़ी पहनी थी। साउथ इंडियन ज्वेलरी, माथे पर बड़ा टीका, आंखों में गहरा काजल और गजरे से सजी उसकी सुंदरता देखते ही बन रही थी। वर्षा भी ब्रॉड बॉर्डर वाली बनारसी साड़ी और अपनी माँ की विरासत वाली नथ में बेहद हसीन लग रही थी। राज और शौर्य ने भी रेड मरून कुर्ते और सफेद पायजामे में एक दूसरे को टक्कर दी थी। माहेश्वरी भवन में शीतल ने घर के मंदिर में अपने कान्हा जी की पूजा की। देहरी पूजन करते वक्त जब उसने हल्दी से स्वास्तिक बनाया तो उसकी आंखों से आंसू छलक आए। सुमन जी ने उसे गले लगाकर ढांढस बंधाया। चिंता मत कर गुड़िया, राज तुझे अपनी पलकों पर बिठा कर रखेगा। वर्षा ने भी उसे हंसाने की कोशिश की। आंसू पोंछ ले, राज देखेंगे तो डांट पड़ेगी। फिर शौर्य ने उसे प्यार से उठाया और गाड़ी में बिठा दिया। शेखर और सुमन जी घर को लॉक कर अपनी संतान के नए सफर के लिए निकल पड़े। 15 मिनट में गाड़ियां रिजॉर्ट पहुंची। मुख्य द्वार पर सरला जी पूजा की थाली लेकर खड़ी थी। राजस्थानी ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच सब बाहर आए। सरला जी ने नीलिमा से पूछा, राज और कुशा कहाँ है? तभी राज कुशा की उंगली पकड़े धीरे धीरे शीतल की तरफ बढ़ता दिखाई दिया। आज राज किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। लाल कुर्ता, ट्रिम की हुई बियर्ड और आंखों में शीतल के लिए गहरा प्यार। कुशा भी लाल फ्रॉक में किसी एंजल जैसी लग रही थी। देव और सेजल ने वर्षा और शौर्य का हाथ थामकर उन्हें माहेश्वरी परिवार के पास खड़ा किया। शीतल जैसे ही गाड़ी से उतरी, अग्रवाल परिवार ने हुटिंग शुरू कर दी। राज की नजरें शीतल पर टिक गई और वो उसे एकटक देखता रह गया। तभी डीजे पर एक राजस्थानी गीत बजा, जिसे सुनकर सब राज की ओर देखने लगे। राज के चेहरे पर एक दिलकश मुस्कान आ गई। उसकी नजरें पूरी तरह अपनी दुल्हन के मासूम चेहरे पर जम गई, मानो वो अपनी पूरी दुनिया उसी में देख रहा हो। अर्जुन ने मुस्कुराकर राज का कंधा थपथपाते हुए कहा, साले साहब, शीतल आज से 24 घंटे आपकी नजरों के सामने ही रहेंगी, तो अभी अपनी पलकों को थोड़ा आराम दे दीजिए। नीलू भाभी की आंखों में शरारत दिख रही है। राज ने तुरंत नीलिमा की ओर देखा, जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। कुशा ने चहकते हुए पूछा, फूफा जी, चाची कितनी सुंदर लग रही है ना? अर्जुन ने कुशा को गोद में लेकर छेड़ा। बेटा, इसीलिए तो तुम्हारे हैंडसम की आंखें उन पर से नहीं हट रही है। कुशा की बात सुनकर सब हंस पड़े। अर्जुन ने राज को फिर से टोका, साले साहब, 4 दिन कंट्रोल रख लेना, बाद में अपने रूम में जी भर के निहारना। राज बस हल्की मुस्कान के साथ चुप रहा। तभी सरला जी ने राज को शीतल के पास बुलाया। अर्जुन ने फिर शरारत की, बुलावा आ गया, बगल में खड़े होकर कहीं शीतल की खुशबू में बहक मत जाना। राज ने उसे तिरछी नजरों से देखा और शीतल के पास जाकर खड़ा हो गया। शीतल शर्माते हुए नीचे नजरें गड़ाए खड़ी थी।
सरला जी ने नीलिमा को पूजा की थाली देते हुए कहा, नीलू, आज से तुम अपनी देवरानी का स्वागत करो और जिम्मेदारी संभालो। नीलिमा भावुक होकर आगे बढ़ी। उसने राज और शीतल को तिलक लगाया, कलावा बांधा, आरती उतारी और उनका मुंह मीठा करवाया। भरत ने नोटों की नेग उतारी। राज और शीतल ने बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इसके बाद सेजल ने सुमन जी से वर्षा और शौर्य का स्वागत करवाया। सरला जी ने सभी को तैयार होने के लिए कमरों में भेज दिया। कुछ देर बाद पूजा का समय हो गया और सभी गार्डन एरिया में बने भव्य पंडाल में एकत्र हुए। गुरुजी पूजा की तैयारियों में व्यस्त थे। फरवरी की गुनगुनी धूप और ठंडी हवाओं के बीच माहौल बहुत ही खुशनुमा था। राज और शौर्य भी अंदर से बाहर आ गए। जब सब पूजा के लिए चलने लगे तो राज ने अचानक शीतल का आंचल पकड़ लिया। शीतल ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? राज ने उसकी आंखों में लगे काजल को अपनी उंगली से छुआ और उसे चुपचाप उसके कान के पीछे लगा दिया। इस जादुई हरकत से शीतल के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। देव ने पीछे मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, साली साहिबा आइए, अब आपको अपने दुल्हे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है। अर्जुन ने फिर मजे लिए। देव देखो तो, ये आज अपना कंट्रोल खो रहे हैं। इनका बस नहीं चल रहा, वरना ये तो गोद में उठाने को तैयार बैठे हैं। अंजलि ने भी साथ दिया। राज भाई, मन में मत रखिए, उठा लीजिए। राज ने सबकी बातों को अनसुना किया और शीतल के पास जाकर उसकी ठुड्डी ऊपर की। उसने दिलकश आवाज में कहा, ऐसे शर्माओगी तो ये सब तंग करते रहेंगे। आंखें ऊपर करो, हम मिलकर इनकी बातों का जवाब देंगे। इतना कहते ही राज ने सबके सामने शीतल को अपनी गोद में उठा लिया। शीतल का चेहरा शर्म से लाल हो गया और वो सहम गई। राज ने बेबाकी से आगे बढ़ते हुए कहा, जीजू, मुझे चैलेंज पसंद है, चलिए, पूजा के लिए लेट हो रहा है। सब अपनी आंखें फाड़े राज को देख रहे थे। देव ने नीलिमा के पास आकर उसे गले लगा लिया और भावुक होकर कहा, भाभी, राज पर इश्क का खुमार चढ़ गया है। कान्हा ने हमारी सुन ली। राज पूरी तरह शीतल का हो गया है। नीलिमा ने भरत के साथ मिलकर प्यार से उन्हें देखा। अर्जुन ने फिर मजे लेते हुए राज से कहा, साले साहब, बाहर बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, शांति से पूजा कर लीजिए। देव ने कहा, जीजू, सब प्रोग्राम सेट है, आज रात दोनों एक साथ ही रहेंगे। शीतल ने दबी आवाज में राज से कहा, प्लीज मुझे नीचे उतारिए, सब देख रहे हैं, मुझे बहुत शर्म आ रही है। राज ने उसे प्यार से नीचे उतारा, लेकिन उसका हाथ मजबूती से थामे रखा। सब पीछे से हुटिंग करने लगे और इस तरह हंसी मजाक करते हुए सब पूजा स्थल पर पहुंच गए। सरला जी ने शीतल और वर्षा के हाथों में गेहूं देते हुए कहा, बेटा, इन्हें रास्ते में थोड़ा थोड़ा बिखेरते हुए आगे बढ़ो। इसके बाद राज और शौर्य पूजा के आसन पर बैठे और गुरुजी ने उनसे गणेश पूजन करवाया। उन्होंने विधि विधान से तिलक, फूल, पीला वस्त्र और मोदक का भोग लगाकर गणेश जी की वंदना की और फिर अपनी अपनी होने वाली पत्नियों के पास आकर बैठ गए। गुरुजी ने शीतल और वर्षा को गौरी पूजन का महत्व समझाते हुए कहा, ये पूजा माता सीता ने भगवान राम को पाने के लिए की थी। ये अखंड सौभाग्य और सुख देने वाली है। सच्ची श्रद्धा से प्रार्थना करो, माता तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी करेंगी। शीतल की सुरीली आवाज के बारे में सुनकर गुरुजी ने आग्रह किया कि वो माँ गौरी की स्तुति गाए। शीतल ने हामी भरते हुए राज की ओर देखा। इसके बाद रागिनी ने सुमन जी के हाथ से लेकर शीतल के सिर पर वो विशेष चुन्नी ओढ़ाई, जिसे पहनकर ही शीतल फेरे लेगी और गृह प्रवेश करेगी। वर्षा ने भी अपने आंचल से सिर ढक लिया। गुरुजी ने राज और शौर्य को उपदेश दिया, ये बच्चियां आज इस पूजा के साथ तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही हैं। इनका सम्मान करना और हर परिस्थिति में इनका साथ निभाना। पूजन शुरू हुआ। शीतल और वर्षा ने माँ गौरी को जल से स्नान कराया, फिर दूध, शहद और गंगाजल अर्पित किए। इसके बाद उन्होंने माता का 16 श्रृंगार किया। लाल जोड़ा, आभूषण, चूड़ियां, मेहंदी और महावर, लाल गुलाबों की माला पहनाकर तिलक लगाया और अखंड ज्योति जलाकर उन्होंने मेवा और पंचामृत का भोग लगाया। अंत में शीतल ने राज की ओर हाथ बढ़ाया और दोनों साथ खड़े होकर माँ गौरी के चरणों में शीश झुकाकर अपने सुखद दाम्पत्य जीवन की प्रार्थना करने लगे। शीतल ने गौरी स्तुति पूरी की और राज के पैरों में झुकने लगी। राज की आंखों में नमी आ गई और उसने शीतल के कंधों को पकड़कर रोक लिया। उसने धीमी आवाज में पूछा, कैन आई हग यू? शीतल की आंखों से आंसू छलक पड़े। सरला जी और गुरुजी के समझाने पर राज ने आज शीतल को पहली बार सबके सामने आगोश में ले लिया। दीवान जी ने अनिकेत जी से कहा कि इनकी जोड़ी मिसाल बनेगी। चारों तरफ फूलों की बारिश हुई और सब भावुक हो गए। इसके बाद राज और शीतल ने सुमन शेखर के पैर छुए, जिन्होंने शीतल का हाथ राज के हाथों में सौंपते हुए उसे हमेशा साथ रखने का वादा लिया। सब लंच एरिया की तरफ बढ़े, जहां देव ने सबके लिए ड्राई फ्रूट्स वाला दूध मंगवाया। थोड़ी देर हंसी मजाक के बाद देव ने सभी को उनके कमरों की चाबियां दी। घर के बड़े नीचे के फ्लोर पर थे और यंगस्टर्स ऊपर, जहां राज, शीतल और शौर्य वर्षा के लिए बेहद खूबसूरत कमरे सजाए गए थे। तभी सरला जी ने कहा, नीलू बेटा, शादी के इन 4 दिनों तक राज और शीतल एक साथ नहीं रहेंगे। अर्जुन और भरत ने बताया कि कमरे जोड़ों के हिसाब से तैयार किए गए हैं, लेकिन सरला जी अपनी परंपराओं पर अडिग रही। उन्होंने सुझाव दिया कि वर्षा और शीतल एक साथ रहे और राज, शौर्य एक कमरे में। अर्जुन जी मुस्कुराए, मम्मी, राज अग्रवाल किसी और के साथ रूम शेयर नहीं करेगा। सरला जी ने देव से कहा कि वो राज से बात करे। देव राज को पकड़कर गार्डन एरिया में ले गए। इधर सेजल शीतल को उसके रूम में ले गई, जहाँ थोड़ी देर बाद वर्षा भी आ गई। दोनों ने भारी गहने और साड़ियां उतारकर आरामदायक सूट पहन लिए और अपनी शादी के अगले दिनों की तैयारियों के बारे में बातें करने लगी। शीतल ने शांत स्वर में कहा, वर्षा, मैं ये ज्वेलरी माँ को दे देती हूँ। वर्षा ने हल्की मुस्कान दी, हाँ शीतू, ठीक रहेगा, हम दोनों भी टेंशन फ्री रहेंगे। शीतल ने सरला जी को फोन किया। थोड़ी देर बाद सरला जी नीलिमा के साथ शीतल के कमरे में आई। सरला जी बोली, बेटा, यहाँ सब आ चुके हैं और जो मेहमान बाकी है वो शाम तक आ जाएंगे, तो तुम ये सूट नहीं पहनोगी? शीतल ने शांत स्वर में जवाब दिया, माँ, अब ये सब मैं नहीं पहनूंगी, रूम के बाहर आऊंगी तो साड़ी पहन कर ही आऊंगी।
सरला जी ने मुस्कुराकर पूछा, बोलो बेटा, क्या काम था तुम्हें? शीतल ने अपनी सारी ज्वेलरी सरला जी को पकड़ा दी। सरला जी ने नीलिमा को ज्वेलरी बॉक्स देते हुए कहा, नीलू बेटा, इसे मेरे रूम में रख देना। नीलिमा ने कहा, जी मम्मा। सरला जी शीतल से बोली, बेटा अब रेस्ट करो। ये वर्षा कहाँ गई? शीतल ने बताया, माँ सुमन मम्मा को सामान देने गई है, दी भी साथ है। सरला जी ने कहा, शीतल रूम अंदर से लॉक करो और सो जाओ, अब कोई काम नहीं है, चलो नीलू। वो दोनों बाहर निकल गई। शीतल ने रूम लॉक किया और खिड़की के पास खड़ी हो गई। गार्डन में हल्दी की सजावट हो रही थी। तभी उसकी नजर देव से बात करते राज पर पड़ी और वो मंत्रमुग्ध होकर उसे निहारने लगी। नीचे देव ने राज से कहा, राज, सरला आंटी ने शीतल के साथ रूम शेयर करने को मना किया है, तू कहे तो तेरा अलग रूम सेट करा दूं या फिर शौर्य के साथ शेयर कर ले। राज शांत रहा। देव, तू जानता है ना मुझे, तेरे अलावा मैं किसी के साथ कंफर्टेबल नहीं रहता। देव मुस्कुराया, 4 दिन बाद पूछेंगे जनाब से, अपनी शीतल को तो परमिशन देगा? राज हंसा, पीटेगा तू मेरे हाथ से, चल शौर्य वर्षा को तो एक साथ रहने दे। देव बोला, मैंने सुमन मम्मा से कहा तो उन्होंने भी मना कर दिया। नो प्रॉब्लम बड़ी, बस 4 दिन की बात है, सब्र कर लो। देव ने राज के लिए अलग रूम रेडी करवाया और फिर आदि भावेश के पास जाकर उस माइक्रोचिप को लैपटॉप में लगाया। वीडियो का साउंड तेज होते ही देव गंभीर हो गया। आदि, हेडफोन दो मुझे। वीडियो में अनीता की बातें सुनकर देव का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उसने भरत को फोन किया, भाई पापा अंकल और निशु के साथ रूम में आइए। सबके आने पर देव ने हेडफोन अनिकेत जी को दिए। वीडियो देखकर अनिकेत जी गुस्से से लाल हो गए। भरत, माँ को बुलाकर लाओ। देव ने अनिकेत जी का हाथ पकड़कर उन्हें बिठाया। अंकल प्लीज शांत रहिए, मैंने आपको ये सिर्फ इसलिए बताया है कि हम सतर्क रहें। राज को भनक नहीं लगनी चाहिए, वरना उसे शक हो जाएगा। पापा आप बताइए अब आगे क्या करना है? दीवान जी बोले, मुझे सच में नहीं लगा था कि वो अब ऐसी हरकत करेंगी। इस समय सब मेहमान हैं, हम बात नहीं कर सकते। भरत, निशु, तुम कैसे भी करके उनका फोन लेकर आओ। निशांत ने कहा, भाई आप बाहर जाइए, मैं सब देख लूंगा। देव गंभीर लहजे में बोला, भाई निशांत सही कह रहा है, अगर हम सब एक साथ यहाँ रहे तो सबको शक हो जाएगा। अंकल मुझे लगता है कि आज की सारी जानकारी अनीता तक पहुंच गई होगी। अनिकेत जी गुस्से में बोले, देव इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे बात करने दो। दीवान जी ने टोका, नहीं अनी, तुम अभी कुछ नहीं बोलोगे। निशांत जाओ बेटा और होशियार रहना। निशांत बाहर गया और कुशा की मदद से चतुराई से नानी का फोन बदल कर ले आया। देव ने फोन की हिस्ट्री चेक की और भावेश को लोकेशन ट्रैक करने को कहा। भावेश ने तुरंत सारी जानकारी निकाली। देव ने पांडे को नंबर भेजकर जरूरी निर्देश दिए और फिर अनिकेत जी व दीवान जी से कहा, अंकल पापा आप लोग अपने रूम में जाकर रेस्ट कीजिए, प्लीज मूड सही रखिए। अनिकेत जी बोले, बेटा एक बार ये शादी हो जाए फिर मैं सबसे निपटूंगा, अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। दीवान जी ने उन्हें दिलासा दिलाया, अनी टेंशन मत ले, बच्चे अपनी नजरों के सामने हैं। फिर देव राज की कमरे की ओर चला गया। शाम के 7 बजे तक पूरा रिजॉर्ट लाइटों से दुल्हन की तरह चमक उठा था। सब हॉल में हल्दी के फंक्शन पर चर्चा कर रहे थे। वर्षा शौर्य की हल्दी सुबह 9 बजे और राज शीतल की 11 बजे तय हुई थी। अंजलि भी वापस आ गई थी। तभी राज नीचे आया और अर्जुन और विनोद के पास बैठ गया। उसकी निगाहें बार बार किसी को ढूंढ रही थी। निशांत ने पास आकर छेड़ा, भाई आप जिन्हें ढूंढ रहे हैं वो अपने कमरे में है। राज ने उसे घूर कर देखा। अर्जुन जी हंसे, साले साहब बच्चे को डराओ मत। तभी राज ने वेटर से 2 कप कॉफी मंगवाई। अर्जुन और देव मुस्कुराकर उसे देखने लगे। राज ने कहा, क्या देख रहे हो? वो इस समय चाय नहीं पीती इसलिए कॉफी मंगवाई है। अर्जुन ने शरारत से पूछा, ओह तो क्या शीतल 2 कप कॉफी पीती है? राज शांत स्वर में बोला, जीजू एक मेरी है। अर्जुन ने याद दिलाया, वैसे आपको बता दूं कि मम्मी ने आपको शीतल के रूम में जाने से मना किया है, आपको उसकी कॉफी वहीं भिजवानी पड़ेगी। राज ने सबको देखा और अपना फोन निकालकर शीतल को कॉल किया। शीतल उस समय हल्दी की ड्रेस और ज्वेलरी सेट कर रही थी। फोन पर मिस्टर अग्रवाल का नाम देखकर वो चौंक गई। उसने सोचा, ये इस समय मुझे क्यों फोन कर रहे हैं, कहीं बाहर तो नहीं खड़े? वो तुरंत उठी और दरवाजा खोलकर कॉरिडोर में देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सब सन्नाटा था। शीतल ने फोन उठाया, जी कहिए। राज शांत स्वर में बोला, रूम में क्या कर रही हो, नीचे आओ। शीतल अटकते हुए बोली, जी मैं कैसे आऊँ? शीतल की घबराहट समझकर राज ने कहा, ड्रेस चेंज करो और 5 मिनट में नीचे आओ, फास्ट। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। शीतल ने फोन देखते हुए बड़बड़ाया, सड़ू कहीं के, ऐसा भी क्या काम आ गया? खैर सोचो मत शीतल, जल्दी तैयार हो जाओ वरना अभी इनका पारा हाई हो जाएगा। उसने बैग से ग्रे शिफॉन की साड़ी और रेड प्रिंटेड ब्लाउज निकाला। जल्दी से तैयार हुई और बालों में क्लच लगाकर नीचे की ओर निकल पड़ी। इधर हॉल में सब राज को घूर रहे थे। राज ने एक नजर सबको देखा और अंजलि को बुलाकर कहा, तेरी भाभी रेडी हो गई होगी, उसे नीचे लेकर आ। अंजलि ने हैरानी से वहां बैठे लड़कों को देखा जो मुस्कुरा रहे थे। उसने राज के माथे पर हाथ रखा, भाई तबीयत तो ठीक है ना? आज सुबह से एक के बाद एक झटके दे रहे हो। राज ने उसका हाथ हटाकर मुस्कुराते हुए कहा, नौटंकी पूरी हो गई हो तो जल्दी जा, देख वेटर कॉफी ला रहा है वरना ठंडी हो जाएगी। अंजलि हंसती हुई उसे गले लगाकर शीतल को लेने चली गई। शीतल नीचे आई, हॉल में एक नजर डाली और जहां सेजल, नीलिमा, वर्षा और रागिनी बैठी थी वहीं जाकर बैठ गई। उसके बैठते ही सारे लड़के राज को देखकर हंसने लगे। राज ने सबको घूरकर चुप कराया और शीतल के पास जाकर उसके सामने कॉफी का कप रख दिया। गर्म कॉफी पियो, बेटर फील करोगी। राज का ये अंदाज देखते ही पूरे हॉल में सीटियां और हूटिंग शुरू हो गई। सभी बड़ों के चेहरे पर भी एक प्यारी सी मुस्कुराहट तैर गई।